हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 14 नवंबर 2023 को, थर्ड शिफ्ट का जो 15 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, वो लेकर आ चुका हूँ मैं। पहली दो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल दी हैं, वहाँ भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पीडीएफ से परेशान होते हैं, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री और प्रोवाइड पर करा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपकी पीडीएफ तो फ्री मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। 18 मीटर और 24 मीटर लंबे दो तारों को बराबर लंबाई में टुकड़ों में यानी दो टुकड़ों में बांटा गया जाता है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई बतानी है। मैंने आपको पहले भी ऐसे सवाल कई बार कराए गए हैं और दिल्ली पुलिस में कई बार ये सवाल पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 18 मीटर है आपके पास और आपके 24 मीटर है। मैं बताता हूँ, जब भी ऐसा सवाल आता है, हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होते हैं उसमें आपको सही सवाल काटना होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर मैं 18 के यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे 36 18 हो जाएगा और 6 का 24 हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, 6 है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 6 लगा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं, जब आप इसका आपका एचसीएफ निकालते हैं तो 24 को ऐसे भाग देते हैं तो लास्ट में आपको 6 बच जाएगा। तो वहाँ पे वो उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम आप कंज्यूम कर पाएंगे यहाँ पे। इस टाइम को आप बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा, डायरेक्टली आप इस चीज़ में काटिएगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हमें ऐसा देखना है कि कौन सा इससे विभाजित है। तो डायरेक्टली ऑप्शन देखने से ही पता चल रहा था कि 6 से ही ये विभाजित हो सकते हैं, 8 से विभाजित नहीं हो सकता, 12 से नहीं हो सकता, 18 से नहीं हो सकता। तो डायरेक्टली आपको आंसर लगा देना है। अगर आपको टाइम बचाना है, अच्छे से सवाल करने हैं, तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। 2.5 वर्ष की अवधि के लिए 4.5 वार्षिक दर से यहाँ पे आपका 2,52,500 की राशि में जो कितनी होगी, यानी कि यदि राशि का साधारण ब्याज निवेश किया जाता है, राशि को साधारण ब्याज पर जो है निवेश किया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। देखिए, एक तरीका तो वो है कि आप मैथमेटिक्स के हिसाब से निकाल लें। एक सिंपल तरीका आपको ये है कि आप यहाँ पे मूलधन को 100 रुपीज़ मान लीजिएगा। जब आप मूलधन को 100 रुपीज़ मान लेंगे तो यहाँ पे टाइम आपको पता चल जाएगा कि 2.5 वर्ष आपका टाइम है यहाँ पे, और रेट इंटरेस्ट के बारे में पता चल जाएगा 4.5 वर्ष है। जब आप इसकी यहाँ पे पीआरटी में गुना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2.5 इंटू 4.5, यहाँ पे अगर आप इसे निकाल देंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा 11.25 आपका यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से आपको पता होगा ये क्या है आपका, ये आपका जो है ब्याज है, यानी ब्याज है, लेकिन यहाँ पे आपको टोटल राशि दी गई है तो इसमें आपको 100 को भी जोड़ देना है, यानी कि ये आपकी टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। कितना आ जाएगा टोटल अमाउंट, 111.25 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि यहाँ पे 252500, यहाँ पे किसने का मान है, 100% का मान है, और हमें निकालना कितना है, 111.25 का मान निकालना है। जैसे ही आप इसको काटेंगे, काट पीटने के बाद आपको 280900625 आपका सही आंसर आ जाएगा। हालांकि आपको यहाँ से देखने में लग रहा होगा कि आपको 25 पीछे आना, तो यानी कि एक ऑप्शन तो आपको खत्म हो ही जाता है। यहाँ पे ये चीज़ देख लेनी है आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से ये सवाल हो जाते हैं। अगर आपको अच्छे से अपनी काट पीट आती है तो आपको ये करना ही होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। एक त्रिभुज की अंत्य त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल आपका 343 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का परिमाप बताना है। देखिए, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, मान लिया आपका ये त्रिभुज है, इसकी ये भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इस तरीके से 3a आपका यहाँ पे परिमाप हो गया। तो परिमाप निकालने के लिए डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो r बराबर होता है डेल्टा बटे एस। एस क्या होता है, एस होता है, जो एस होता है वो आपका वो होता है परिमाप का आधा आपका यहाँ पे एस होता है। तो यहाँ पे अब डायरेक्टली मैं इसे निकालता हूँ। यहाँ पे त्रिज्या रखता हूँ 7 और डेल्टा यहाँ पे आपका क्षेत्रफल होता है, यानी कि 343 बटे यहाँ पे एस हो जाएगा। अगर मैं एस को इस तरीके से रखता हूँ तो यहाँ पे 343 बटे 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 49 आ जाएगा। अब आपको पता चल गया एस की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 49 आ गई है यहाँ पे। लेकिन एस क्या होता है, परिमाप, हमें पूछा है परिमाप। तो परिमाप का क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आधा होता है, तो टोटल परिमाप कितना हो जाएगा, तो परिमाप की अगर वैल्यू पता होनी है 98 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जिन बच्चों ने ये थोड़ा सा एफर्ट लगाया था वो बहुत ही आसानी से इस सवाल को कर पाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी के हिस्से और उसकी पुत्री के हिस्से का अनुपात तथा पुत्री के हिस्से और पुत्र के हिस्से के अनुपात दोनों ही 1:4 हैं। यानी कि आपको यहाँ पे वाइफ हो गई, ये आपकी डॉटर और यहाँ पे सन।
तो इनका सभी का अनुपात कितना है यहाँ पे यहाँ पे डॉटर लिख सकते हैं और यहाँ पे सन लिख सकते हैं। तो यहाँ भी 1:4 अनुपात होना चाहिए और यहाँ भी 1:4 अनुपात होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे डॉटर को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे जब डॉटर को आप बराबर करेंगे तो यहाँ पे 4 की आपको गुना करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी आपको 4 की गुना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वाइफ की बात करता हूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। डॉटर की अगर मैं बात करता हूँ तो डॉटर की यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे अगर सन की बात करता हूँ तो 4 चौक 16, यहाँ पे 16 आ जाएगा। पूछा क्या है, बताया है इन्होंने कि आपके यदि पत्नी को पुत्र से 5,000 रुपये कम मिलते हैं तो पूरी संपत्ति कितनी है। अब उसके हिसाब से कितने कम मिलते हैं बच्चों, यहाँ पे 5,000 रुपये कम मिलते हैं। हमारे हिसाब से कितने कम मिलते हैं, वाइफ को सन से कितने कम मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे 15 रुपये कम मिलते हैं। उसके हिसाब को अपने हिसाब से भाग दे दो 1% का मान। और टोटल की बात करता हूँ तो 6 4 10, यहाँ पे 16 4 20 और 21, टोटल की बात करता हूँ तो टोटल आ गया। यहाँ पे 5 से काटता हूँ मैं तो 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 3 15 और 3 7 21। तो मुझे पता चल गया 7,000 आपका यहाँ पे सही आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर है। मुझे नहीं लगता ऐसे सवाल में आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत पड़ रही है तो थोड़ा बेसिक आपको यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180 और 240 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पूर्णतः विभाजित करेगी यहाँ पे किसी चीज़ को, तो यहाँ पे 90, 180 और 240 का आपको क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे देखना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे दिख रहा है यहाँ पे 60 है, लेकिन यहाँ पे 60 से भी विभाजित हो जाती है ये, और ये यहाँ पे आपकी 30 से विभाजित हो जाएगी। तो जिसने 60 लगाया वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम भी दिया गया है। तो सही आंसर आपका 30 हो जाएगा। आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से भी काट सकते थे, जैसे बच्चे काटते हैं यहाँ पे उस तरीके से, जैसे 9 दूनी 18 हो जाएगा, 180 पूरा हो जाएगा, फिर 240 को आप 90 से भाग दे लीजिएगा। इस तरीके से भी आपका यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो आपको में से निकालना था, इसका कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में आता है ये, जैसे डिब्बे में दूध नापना, बहुत सारी जगह ये सवाल आता है, तो आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसे इजीली कर पाएंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 8,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 18 महीने में 1261 रुपये हो जाता है यदि ब्याज छमाही रूप से है। यहाँ पे ये चीज़ आपको पकड़नी है, छमाही रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है तो ब्याज की तरफ बताइए। छमाही रूप का मतलब क्या है, यानी कि इसमें अलग अलग आपकी यहाँ पे किस्त बन जाएंगी, किस तरीके से बनेंगी। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आपकी छमाही आए, तिमाही आए, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए छमाही में रेट जो है आपकी आधी हो जाती है और टाइम जो है आपका, यहाँ पे 2 लिखूंगा मैं, यहाँ पे रेट आधी हो जाती है और टाइम आपका यहाँ पे 2 गुना हो जाता है। अब यहाँ पे 18 जो है महीने हैं, तो इसे मैं यहाँ पे 2 से गुना करूँगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। 36 महीने का मतलब कितना होता है, 3 वर्ष होता है, 3 वर्ष। तो 3 साल समय आ गया। यहाँ पे रेट आपको मैंने बताइए कि आपकी रेट आधी हो जाती है, तो ये आपको याद रख लेना है। कैसे करेंगे इसको, अब यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, यहाँ पे आपको पी मूलधन ले लेना है, यहाँ पे लेना अमाउंट। अमाउंट का मतलब है जिसमें मिश्रधन होता है, मिश्रधन ले लीजिए यहाँ पे। तो मिश्रधन ए से डोनेट करते हैं हम। अब हमारे पास क्या है, मूलधन कितना है बच्चों, यहाँ पे 8,000 रुपये, और मिश्रधन इससे जोड़ देंगे ब्याज को भी, तो यहाँ पे 9261 रुपये हो जाएगा। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे 3 वर्ष का समय है, तो यहाँ पे इसकी क्यूब मुझे निकालनी पड़ेगी। क्यूब रूट यहाँ पे निकाल देंगे आप, क्यूब रूट यहाँ पे निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितना, 20 का क्यूब है और ये आपका 21 का क्यूब है। अब मुझे पता चल गया है कि 20 से 21 रुपये धन हुआ है, तो कितने रुपए का यहाँ पे मुनाफा हुआ, 1 रुपये का। किस पर हुआ, 20 पर, इंटू 100 से अगर करेंगे तो यहाँ पे मुझे पता चल गया 5% रेट आ गई। और रेट क्या है बच्चों, रेट मैंने आपको बताया कि आधी होती है 5%, तो टोटल रेट कितनी हो जाएगी, तो रेट 10% हो जाएगी। जिस बच्चे ने 10% निकाला है बिल्कुल बेस्ट है। जिन बच्चों ने आंसर दिया है, आप भी क्वेश्चन को देखकर, वीडियो को पॉज कर यहाँ पे आंसर निकालने की कोशिश किया करो, फिर उसके बाद देखा करो कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया है। तो ये चीज़ें आप प्रोसेस करेंगे तो आपका बहुत ईजी तरीके से ये सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700 रुपये है, लेकिन खुदरा विक्रेता को जो है 20% की छूट मिलती है। यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए ऐसे सवाल में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आप मान लीजिएगा 100 रुपीज़। अगर आप कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ मान लेंगे तो मार्केट प्राइस MP यानी मार्केट प्राइस कितने मान लेंगे आप, यहाँ पे मार्केट प्राइस पे ही पूछ रहा है कि खुदरा विक्रेता 20% छूट मिलती है, तो यानी कि वो 80 में दे रहा है, यहाँ से ये निकालना है। अब कहना चाह रहा है यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर ही बेचे, अंकित मूल्य पर ही बेचेगा तो 20% का यहाँ पे लाभ होगा उसको।
तो 20% बटे कितना खुदरा मूल्य यानी कि या आपका मार्केट प्राइस कितना 80 रुपये इंटू 100। तो यहाँ से आप 20 चौक 80 और 25 पंजे 100 यानी कि आपका 25% बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। जो बच्चे ये 700 उठाने में लगे रह गए उनकी यहाँ पे सवाल गलत हो गया था। बहुत सारे बच्चों ने बहुत टाइम दिया है। यहाँ पे बिल्कुल 100 मान के करिएगा। मैं हर सवाल को इस तरीके से आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान बना देता हूँ 100 मानकर, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक ही लाइन में आप सवाल को निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 210 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 97 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 79 किलोमीटर की चाल से उसी दिशा में चल रही 240 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन के पीछे से आने वाले इस पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए आपको एक चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए, जब भी आप ट्रेन यहाँ पे हो दूरी हमेशा जुड़ती है, ठीक है। डी से मैं डिनोट करता हूँ, दूरी हमेशा जुड़ती है। तो 210 मीटर यहाँ पे हो गई एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन हो गई 240 यहाँ पे। तो टोटल दूरी हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पे 2 4 यानी कि 450 यानी 450 मीटर की हमारे पास यहाँ पे दूरी आ गई, यानी ट्रेन की जो लंबाई है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जब भी दो ट्रेन एक दिशा में अलग अलग दिशा में जा रही हैं तो आपकी चाल यहाँ पे जुड़ जाएंगी, लेकिन दो ट्रेन अगर एक ही दिशा में चल रही हैं तो चाल की सापेक्ष वहाँ पे घट जाएगी। तो यहाँ पे 97 है, 97 से 79 जा रही है, तो लगभग 18 यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ गई यहाँ पे। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे समय निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है बच्चों, टाइम बराबर ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए कि समय बराबर होता है यहाँ पे चाल यानी कि टोटल दूरी बटे चाल, यहाँ पे दूरी बटे चाल आ जाएगी। तो दूरी टोटल हमारे पास कितनी है 450 है बच्चों, और चाल हमारे पास कितनी है टोटल 18 है। अगर मैं इसको भाग देता हूँ, इसने पूछा है यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में, तो यहाँ से आपको 18/5 की गुना करनी पड़ेगी। 18 से 18 खत्म, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90। तो 90 मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल आ जाएगी। जो बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं तो एक बार इसका बेसिक आपको देख लेना है, जिससे कि बेसिक वे में आपका ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक की 12 गुना है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दो ले लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एलसीएम यानी कि आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1 हो जाएगा और एलसीएम आपका 12 हो जाएगा। आगे कहा इन्होंने एक संख्या 8 है और आपका महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक का योग जो है 52 है। उसके हिसाब से 52 है बच्चों, लेकिन आपके हिसाब से कितना है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ आपके हिसाब से योग कितना हो जाएगा 13, तो उसके हिसाब को अपने हिसाब से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आप इसमें गुना करेंगे तो आपका 12 चौक 48 यानी कि एलसीएम आपका कितना आ गया बच्चों यहाँ पे 48 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया बच्चों आपका 4 आ गया। तो 48 और 4 आपका ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, आपका यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या होती है। तो एलसीएम हमारा पास कितना है 48 है, एचसीएफ कितना है बच्चों 4 है। फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे एक संख्या हमें 8 दी गई है, दूसरी संख्या पता नहीं है। तो 8 छंग 48 6 चौका 24, तो दूसरी संख्या जो हमें पता चल गई है 24 हमारा आंसर है। तो मुझे नहीं लगता ऐसे सवालों में आपको ज़्यादा एफर्ट की जरूरत है। यदि आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे से अपने सवालों को निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि व्यक्ति अपने धन का 18% खो देता है और शेष का 87% खर्च करने के बाद उसके पास 122 रुपये बचते हैं, उसके पास मूल रूप से कितना धन था। तो आपको यहाँ पे 122 रुपये उसके पास बच रहे हैं, तो यहाँ पे 1000 की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल दूँ, 10,000 की वैल्यू निकाल दूँ। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, इसको सवाल को छोटा करने के लिए मैंने 4 जीरो यहाँ पे लगाए हैं। 18% अगर 100 में से आप यहाँ पे 18% खो देते हैं तो कितना बचता है बच्चों 82% बचता है। तो यहाँ पे 82% की वैल्यू रखेंगे आप। उसके बाद अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊँ कि उन्होंने 100 में से यहाँ पे 87% और खर्च कर दिया है तो 13% बचा रहे हैं, तो 13 से गुना कर देंगे। जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो 1144.5 आपका सही आंसर आ जाएगा। आप इसको निकाल के देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप इस तरीके से भी यहाँ पे निकाल सकते हैं कि जिससे आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, अगर 4 पुरुष 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए इस सवाल में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मैं आपको इसके 2 तरीके बताऊंगा, एक पहला तरीका बताऊंगा, एक सेकंड तरीका बताऊंगा, जिससे आपको इस सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। फर्स्ट तरीका क्या है, आपको जो पुरुष और महिला हैं उनको या तो आप पुरुष बना लीजिएगा या महिला बना लीजिएगा। किस तरीके से आप बना पाएंगे, जैसे मान लिया आप मानते हैं यहाँ पे 4 पुरुष हो गए, यहाँ पे पुरुष यानी कि मैन में
यहाँ पे रखता हूँ और बराबर में यहाँ पे करता हूँ 8 महिलाएं, 8 फीमेल कर देता हूँ। तो यहाँ से 4 एकम 4, एक अनुपात निकाल लिया मैंने, 4 दूनी 8, यानी कि 1 मेल 2 फीमेल के बराबर कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे कितने चाहिए, 9 पुरुष, यानी कि 9 मेल चाहिए। तो 9 मेल के लिए मुझे कितनी गुना करनी पड़ेगी, यहाँ पे 9 की गुना करनी पड़ेगी। तो यहाँ भी मैं 9 की गुना करूँगा, 9 दूनी 18 मेल हो जाएंगे। यहाँ पे ये कितना आ गया, 18 मेल। फीमेल मैंने यहाँ पे बनाई है, आप मेल भी बना सकते हैं, फीमेल भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 18 फीमेल बना दी हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि 8 महिलाएं किसी काम को करती हैं 12 दिन में, तो 18 महिलाएं इसको कितने दिन में करेंगी, ठीक है। तो 18 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं टोटल चीज़ें। यहाँ पे ये 9 है, 9 दूनी 18 और 9 और 8 17। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हैं, यानी कि आप इस तरीके से को भी अपना सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा यहाँ पे जिससे आपको ये सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में नज़र आएंगी। यानी कि यहाँ से ये 8 4 12, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है इसमें। तो चलिए दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 9 पुरुष महिलाएं, इनका क्या करना है, आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कितना होता है, टोटल वर्क क्या होता है, यानी कि 12 × 8 × 4, ये आपका टोटल वर्क है। महिलाओं को बनाना है तो यहाँ पे पुरुष हैं तो महिलाओं में गुना कर दीजिएगा आप। यहाँ पे 9 8 72 हो जाएगा और प्लस का चिन्ह लगाना है और 6 चौका 24 यहाँ पे आप लगा लीजिएगा। अगर आप 24 यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे टोटल कितना वर्क हो जाएगा, 12 × 8 × 4, टोटल यहाँ पे जोड़ेंगे 96 हो जाएगा। तो 12 8 96, 8 से 8 खत्म। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि 4 आपका सही आंसर आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे 9 दूनी 18, यहाँ पे ये वाली संख्या जो है, यहाँ पे 9 पुरुष है ना, 9 पुरुष 9 मैन है और यहाँ पे ये 6 वो मैन है, यहाँ पे 6 वो मैन है, यहाँ पे ये 6 वाली ना। तो यहाँ पे 18 तो ये हो गए और प्लस 6 इसमें और जोड़ दीजिएगा, कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये फर्स्ट वाली जो क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे 8 महिलाएं कितने दिन में करती हैं, 12 में करती हैं और 24 कितने में करेंगी, तो ये बताना है आपको। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा 12 × कितना कर रहा है, 8 महिला 12 दिन में कर रही हैं तो 24 जल्दी कर देंगे, यहाँ पे जल्दी कर देंगे। ये चीज़ आपको देख लेनी है। तो जल्दी का मतलब क्या होगा, 8 बटे यहाँ पे 24 हो जाएगा, 8 बटे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर निकालेंगे आप डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हैं, यानी कि 8 तिया 24 हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी कि यहाँ से भी 4 आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये इफिशिएंसी निकालनी है बस, और कुछ नहीं करना। डायरेक्टली मेरे हिसाब से आपको ये भी बेस्ट लगेगा और ये भी आपको बेस्ट लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, एक समकोण त्रिभुज के आधार में 160 की वृद्धि की जाती है और उसके क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखिए आपको यहाँ पे अगर समकोण त्रिभुज की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको बेस 1 × बेस 1 आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, यानी आधार गुणा ऊंचाई बटे 2 इसका जो होता है, पहला हो गया ये। उसके बाद दूसरे की बात करता हूँ तो B1 × H2, 2 लगा लीजिएगा यहाँ पे 2, तो 2 से तो 2 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि मान सकते हो पहले आप 100 थी, अब 160 हो गई है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई, 3 की। कितने पर, 8 पे यह कब बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं 12 साढ़े 12 बताऊँ तो 12 × 36 लगभग 37% के करीब यहाँ पे ये आ जाएगा। सही आंसर 37.5 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये तो फॉर्मूला बेसिकली आपको पता होना चाहिए, लेकिन आप डायरेक्टली यहाँ भी कर सकते हैं कि किसी में 100 से 160 वृद्धि कर दी गई है, डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं। यहाँ पे 5 हो गया, ये 8 हो गया। थोड़ा सवाल को लास्ट में पढ़ना कि ऊंचाई में कितनी कम की जाए, ऊंचाई कम करनी है तो कितने कम करनी है, यहाँ पे 3। अब टोटल यहाँ पे वृद्धि ना हो तो उसी के लिए 8 रखना है। जिस बच्चे ने यहाँ पे 5 रख दिया वो सवाल गलत हो जाएगा, उसका आंसर एकदम गलत आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 37.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर है। अगर आपको इस सवाल देखेंगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्या करना है, 32 वस्तुओं का यहाँ पे विक्रय मूल्य है बराबर 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। जब आप इसको चेंज करेंगे तो इसका ये चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ यहाँ पे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की, तो क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा। क्रय मूल्य क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है।
तो यहाँ पे मैं विक्रय मूल्य रख दूंगा और विक्रय मूल्य इंटू क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 45 हो जाएगा हमारा, क्रय मूल्य आपका 36 हो जाए 32 हो जाएगा। तो कितने का यहाँ पे गैप हो जाएगा, तो 13 का हो जाएगा। 13 बटे यहाँ पे हमेशा नीचे क्रय मूल्य आता है, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 32 इंटू 100। आप यहाँ से अगर करेंगे ये 25 बार आ जाएगा, 4 से 4 हटे 32। इस तरीके से आप यहाँ पे अगर करेंगे तो 25 में 10 की गुना हो जाएगी, 25 75, यानी कि ये चीज़ें आप देख लीजिएगा कितना बैठेंगे, यानी 25 75 हो जाएगा, 7 लगेंगे 25 और 7 5 12 लगभग यहाँ पे इस तरीके से। और 8 से आप भाग देंगे तो 8 से हो जाएगा, यहाँ पे शायद 42 हो जाएगा, 8 पंजे 40 के समथिंग आपका यहाँ पे आंसर आएगा, 40 पॉइंट ये वाला सही आंसर हो जाएगा आपका 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए बच्चों यहाँ पे एक आपको बताता हूँ, यहाँ पे 5 विषम संख्याओं का, विषम संख्या कितनी है 63, तो इसका मतलब 5 संख्या हैं तो 2 इससे आगे होंगी 2 पीछे होंगी, तो 63 के बाद 65 विषम संख्या आ गई और फिर 67 आ गई। इन्होंने बड़ी संख्या पूछी है तो सही आंसर आपका 67 हो गया। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हैवी सवाल आते हैं, कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जो आप बिल्कुल एक हलवा की तरह कर सकते हैं। आज का लास्ट सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा a इकाई है, इस त्रिभुज की ऊंचाई बतानी है। देखिए ऊंचाई के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है a√3/2, ये आप ऊंचाई के लिए लगा देंगे तो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू दी है तो बिल्कुल सही आंसर आपका d हो जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे फॉर्मूले मैं आपको इसमें प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जिससे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएँ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये सारी आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसी से आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा ताकि उन बच्चों का भी भविष्य सुधर सके। धन्यवाद।